दोस्तों बिहार में तो एसआईआर हो चुका है, लेकिन आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने तो अलग ही तमाशा खड़ा कर दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को वहां गए हुए 4 दिन ही हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन आज से 1 महीना पहले वहां जाकर अपना कुछ कर रही थी प्रक्रिया। तो वहां पे 400 के करीब बॉर्डर पे जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या आए थे। कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या तो 20-20 साल 30-30 साल से है, और इतना साल से है तो आप समझिए कि बंगाल में सरकारी संस्थान में जो है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई पुलिस के पद पर होगा, कोई कुछ पद पे होगा, तो ये जो लोग हैं बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ये जो है बांग्लादेशी हैं, याद करिए आप, बांग्लादेश से आए हैं तो ये अपने कंट्री के लिए ही कभी भी कह सकते हैं कि ये लॉयल होंगे। हमारे लिए तो लॉयल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए ममता बनर्जी का आंसू बह रहा है। अभी देखिए ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ है अभी, तो उनको जो है ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये प्रक्रिया को धीरे कर दिया जाए, इस पे जांच बैठाया जाए, क्योंकि 28 बीएलओ मतलब मर चुके हैं। एक कल या परसों एक सुसाइड किया था बीएलओ। तो इसलिए ममता बनर्जी ने ये लिखा है चिट्ठी में कि इसको प्रक्रिया को थोड़ा धीरे कर दिया जाए, 1 साल बाद ये किया जाए। तो ममता बनर्जी बेसिकली चाहती है कैसे भी मनोवैज्ञानिक या फिर कैसे भी दबाव बनाकर ये इलेक्शन कमीशन को रोका जाए एसआईआर रिवीजन करने से, क्योंकि उनको जो वोट मिल रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बॉर्डर से आज के वोट देते हैं इनको, वो देना बंद कर देंगे और ये इलेक्शन में 2026 में ये हार जाएगी। तो इसलिए इनको दर्द हो रहा है। आप देखिए अभी से भी 6-7 महीना 5 महीना, आप देखिए 5-6 महीना तो कहीं नहीं गया, तो 5-6 महीना अगर जो है इलेक्शन कमीशन काम करती है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बिहार में मुद्दा उठाया गया था कि इतने कम समय में इलेक्शन कमीशन कैसे कर रही है, फर्जी तरीके से काम कर रही है, बीजेपी का चमचा है अभी भी। हालांकि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का चमचा कहा जाता है, लेकिन आप देखिए मैं आगे बताऊंगा चमचा किनको कहा जाए ये आप देखेंगे, क्योंकि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो वैसे लोग उठा रहे हैं जो कि खुद चोर है और दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर उठा रहे हैं या फिर ज्ञानेश कुमार पे, जो कि चोर नहीं है, देश के लिए एक अच्छा माहौल चाहती है, उसके लिए ये लोग मोर्चा खोले हुए। लेकिन कोई बात नहीं, ममता बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी के साथ पद यात्रा में कुछ निकाली थी और वो जो है इस इलेक्शन कमीशन पे धरना दे रही है। लेकिन आप देखिए मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो ये जो है इलेक्शन रिवीजन वाला काम है कोलकाता में, ये तो होकर रहेगा बाई हुक बाई कुक। मैंने पहले वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बाई हुक और बाई कुक, एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत चुकाना पड़े जो है केंद्र सरकार को, ये इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवा कर रहेगी। राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगाना पड़े, ममता बनर्जी को जेल में ही क्यों ना बंद करना पड़े, ये इलेक्शन कमीशन रिवीजन अपना करके रहेगी। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोर्ट पहले जो है अपना बिहार पे एक लंबा चौड़ा स्पीच दे चुकी है, तो उसी बयान को ये जो है इलेक्शन कमीशन अपने पक्ष में रखेंगे और ये बोलेंगे कि ये आपका देखिए डाटा है। तो इसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी कुछ कर पाएगी। हालांकि कोशिश तो पूरा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को रोक दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और ये जो है अपना उल्लू सीधा करने का पक्ष में है। बस इसका उल्लू सीधा हो या फिर इस जैसे सीएम का, ममता बनर्जी जैसे सीएम का उल्लू सीधा होता रहे, भारत कहीं भी जाता रहे, कहीं भी डूबता रहे, कितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या आते रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। भारत टूट ही क्यों ना जाए, इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ चाहिए तो वो गद्दी जो सीएम फेज का है वो चाहिए, या फिर वो पैसा चाहिए, वो काला धन इकट्ठा करना है, वो खजाना लूटना है इनको। ये इनका खजाने पे बेसिकली जो है वो निगाहें हैं। आप देखिए किसी भी देश जब कंगाली के ओर पर चला जाता है या फिर देश बर्बाद होते रहता है, तो उसके जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सीएम, प्रधानमंत्री, ये सब जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं देश छोड़कर। तो सफ़र कौन करता है? जनता सफ़र करती है। तो जनता को ये समझना चाहिए, ममता बनर्जी जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरना चाहिए, समर्थन में, इलेक्शन कमीशन के समर्थन में, कि हमारे देश में इस गंदगी को मिटाइए। क्योंकि देखिए अकेले कहा जा रहा है 1.5-2 करोड़ बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो कि मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सारे इलाके में भरे पड़े हैं। यहीं पे राइट्स भी आए दिन होते रहता है। तो ममता बनर्जी का दर्द क्या है ये तो आप समझ रहे होंगे। ये कैसे जो है दुर्गा पूजा में भी जो है मियाँ बन जाती है, मियाँ का पूजा करवाती है, वहाँ पे नमाज पढ़वा देती है। तो ये आप समझ सक रहे होंगे इस हद तक ये पीछे पड़ी हुई है सीट की, कि ये समझ नहीं आता इसको कि क्या संस्कृति है क्या नहीं है। हालांकि ये संस्कृति क्या समझेगी, ये तो खुद ख़त्म है।
अब बात कर लेते हैं कि जो है ये जयचंद लोग कौन है जो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रही है, धांधली कर रही है। इनको तब नहीं नजर आया जब बिहार में इलेक्शन होता था, लालू का जो गुंडा का माफिया जो लोग था आरजेडी का, वो बैलेट पेपर उठा कर ले जाता था, बैलेट पेपर में स्याही फेंक देता था, बैलेट पेपर में छपाछप मार कर पूरा तरह से वोट डाल देता था, और जो वोट नहीं दे पाते थे लोग चले जाते थे, धमका कर ये लोग भगा देते थे कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। तो उस दौर को याद करिए 90 के दशक का, जब लालू प्रसाद यादव ने कैसा कुकर्म किया था बिहार में, संविधान पद पे रहते हुए उन्होंने क्या किया था। बिहार में चोरी छुपे वोट दिलवाकर, बैलेट पेपर लूट कर, बैलेट पेपर में स्याही डालकर ये लोग भागते थे, और जो जहाँ पे मतदान होता था मतदान केंद्र पे ये हत्या मर्डर कराते थे। लेकिन आज बिहार वो है जो कि 2 फेज में मतदान हुआ शांतिपूर्वक, कोई भी हिंसा नहीं हुआ, कोई भी मर्डर नहीं हुआ। तो ये बिहार हम लोग को पसंद है, हम लोग को वैसा बिहार नहीं चाहिए। लेकिन बात यहाँ इलेक्शन कमीशन की हो रही है, तो इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि लालू प्रसाद यादव बिहार में क्या करते रहे। अब बात कर लेते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी सोनिया गांधी, यानी कि जो कांग्रेस है उसके ऊपर। कांग्रेस क्या करती थी, सोनिया गांधी इलेक्शन कमीशन का ट्रांसफ़र करती थी। सोचिए किस लेवल का ये काम चल रहा था, इलेक्शन कमीशन का ट्रांसफ़र कर रही थी, अपना हिसाब से वो काम करवा रही थी, और बोलती है कि बीजेपी वोट चोरी करती है। तो वोट चोरी तो पहले नेहरू ने किया था, याद होगा आपको 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो वोट कितने पड़े थे, नेहरू को कितने पड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने पड़े थे। और ये आप इतिहास में देखिएगा, गूगल कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेहरू के पक्ष में सिर्फ 1 वोट पड़े थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 5 या 7 वोट पड़े थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो आज देश हमारा कुछ और ही होता, देश का मैप कुछ और ही होता, अक्साई चिन्ह नहीं जाता, चाइना से युद्ध में हमारा वो अभिन्न अंग नहीं छिनता, पीओके हमारा नहीं जाता, आज जो श्रीलंका को गिफ्ट में हम लोग आइलैंड दे दिए हैं वो आइलैंड नहीं जाता। लेकिन फिर भी गृह मंत्री रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया है देश के लिए, जो 500 कुछ रियासतें को मिलाया है, वो आज हमारा देश जो है इतना अखंड नहीं रहता, टूट टूट कर हमारा देश छोटा सा हो जाता, इजराइल जैसा देश हो जाता। ये आप सोचिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जब गृह मंत्री रहते हुए उतना था, तो प्रधानमंत्री रहते हुए वो क्या अच्छा फैसला लेते। तो इसलिए नेहरू जो फेलियर, सबसे बड़ा फ्रॉडिया और सबसे बड़ा चोर नेहरू है। तो पहले अपने इतिहास में जाके, इतिहास आपको सीखने के लिए कुछ देता है। तो इतिहास से अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप मूर्ख है, या तो इतिहास को जानकर भी आप मूर्ख बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर कमी है, आपके अंदर वो चीज़ झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। देश में आपने इलेक्शन कमीशन का ट्रांसफ़र कब, कैसे, कहाँ करना है, ये आपने प्लान बनाया। और सोनिया, इस हिसाब से बात करें तो सोनिया गांधी जब इलेक्शन कमीशन का ट्रांसफ़र करती थी तब तो वैसा होना चाहिए कि सोनिया गांधी इस देश में जो 70 साल राज की या फिर उसका पार्टी राज किया तो चोरी से ही किया। तो ये क्लियर करना चाहिए पहले, तब बोलना चाहिए कि मोदी चोर है और ज्ञानेश कुमार जो है वो मोदी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मोदी के एजेंट है। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को चोर आप उचक्के बोलते हैं। पहले आप खुद सोचिए, आपका डिफेंस मिनिस्टर होता था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, घोटाला होने की वजह से डिफेंस डील ही नहीं करता था। तो इस हद तक का चोरी कांग्रेस में था। तो इसके ही दूसरे पे नज़र डालने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कुछ है। लेकिन बात करते हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो इलेक्शन कमीशन रुकने वाला नहीं है, कुछ भी हो। अब देखिए 13 स्टेट में 50 करोड़ से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बांटे जा चुके हैं, और आखिरी डेट दिया गया है दिसंबर तक, दिसंबर एंडिंग तक आप फॉर्म फिलअप करके इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाइए। ये बंगाल के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है। और जो फॉर्म जो है वो नहीं आएगा तो समझ जाइए वो बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने तादाद में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फॉर्म दे रही है तो सारा कुछ पे नज़र रख रही है, कितना गिनती का वो सारा कुछ हो है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन जो भी है, मैं आखिरी बार आपको कह दे रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है अपना फैसला नहीं बदलेगी, बाई हुक बाई कुक यहाँ कोलकाता में इलेक्शन कमीशन वोटर रिवीजन करेगी। और ये अच्छा से अगर हो जाएगा तो ममता बनर्जी का सवाल ही नहीं है कि वो बंगाल में फिर से सीएम बन जा सके, क्योंकि वो फर्जी वोट लेती है, रोहिंग्या का वोट लेती है, और रोहिंग्या यहाँ पे ला ला कर हमारे देश के लिए वो बोझ इकट्ठा कर रही है। अगर आप देखिए वो 10 रोहिंग्या भी होते हैं, 1-2 रोहिंग्या भी होते हैं दूसरे देश के, तो हमारे देश में बोझ है। लेकिन यहाँ तो 1.5-2 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या है। आप सोचिए इस देश में किस लेवल का बोझ जा रहा है, इस देश में कितना सरकारी खजाना इन देशद्रोही के वजह से लूट रहा है हमारा। देखिए पहले
अपने देश पे देखिए और आवाज़ बुलंद करिए। ऐसे नहीं अंधभक्त मत बनिए। कोई भी गलती करे, बीजेपी गलती करे, टीएमसी गलती करे, XYZ कोई भी हो, उसके खिलाफ मोर्चा खोलिए, क्योंकि देश हमारा पहले, पार्टी आते जाते रहती है। तो ये आपको काम जरूर करना है। लेकिन देखिए आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जो केस हुआ है, अभी जो रिपोर्ट आया सामने, मैं उसी का अनुसार बता रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट ईडी ने दायर किया है आज दिल्ली के कोर्ट में। डिफेंस डीलर संजय भंडारी यूके बेस्ड आर्म डीलर था, उसके साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है जो रॉबर्ट वाड्रा है। तो इनका मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाला है, और किसी का भी वो पति हो या फिर किसी भी खानदान से रिलेट रखता हो, ये भाई साहब जेल जाने वाला है। हरियाणा के केस में आपने पता ही होगा, ज़मीन के केस में ये इस पर चार्जशीट दायर है, ये अभी उसका सुनवाई चल रहा है। लेकिन अभी फिर एक आया सामने। तो आपको डिफेंस आर्म का मतलब डिफेंस का डील करने का क्या जरूरत पड़ा? क्या आप एक सरकारी कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी भारत को बनाकर मिसाइल या फिर ड्रोन वगैरह बेच रहे हैं? नहीं ना बेच रहे हैं। तो आप ये जो है बंदूक वगैरह क्यों खरीद रहे हैं? ये सक जाता है। तो इसलिए ईडी ने शिकंजा कसा है, देखिए क्या होता है। लेकिन ये आज जरूर समझ लीजिएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। दोस्तों देखिए, मैं आखिरी बार आपको कह देता हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो आजकल पूरा हल्ला कर रहे हैं SIR या फिर समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप देखिए वो 90 के दशक 80 के दशक में क्या करती थी? क्या सच में फेयर इलेक्शन होता था? आप इस बात को अपने दिल पे हाथ धर के बोलिएगा, सच में होता था? आप इस देश के अगर सच्चे नागरिक है तो क्या सच में इस देश में फेयर इलेक्शन होता था या अब फेयर इलेक्शन हो रहा है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं इतने ही बोलकर अपने बातों पे पूर्ण विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।